बिल्कुल सटीक न्यूज़ के पॉडकास्ट में हम शहर की और तमाम एनसीआर की ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, आप बातचीत के ज़रिए, जो अपने क्षेत्र में, अपने एक सब्जेक्ट में जिनका एक बहुत गहरा नाम हो। और आज हमारे इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं एक पर्यावरण प्रेमी, जिनको हम एनवायरमेंटिस्ट कह सकते हैं, और बहुत ही एक व्यवसायी हैं ये, और जिनका पर्यावरण में प्रेम इतना है कि अक्सर वो शहर के पर्यावरण और वह शहर की सफाई व्यवस्था और शहर की ऐसी चीज़ें जो खलती हैं उन पर तीखी नज़र रखते हैं और प्रशासन को सचेत भी करते रहते हैं। तो हमारे साथ हैं मशहूर व्यवसायी और पर्यावरणविद शरद गोयल जी। शरद जी, आपका बीएसएन में स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे इस पॉडकास्ट में आज हम आपसे जानेंगे कि शहर के और एनसीआर के पर्यावरण के लिए कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं और कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है। तो मेरा पर्यावरण से आपका पहला सवाल, आपसे सवाल नहीं बातचीत शुरुआत करता हूं कि क्या एनसीआर के पर्यावरण से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं नरूला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने ये प्रयास किया। दरअसल गुड़गांवा पिछले लगभग 30-35 साल में जितना गुड़गांवा ने तरक्की की है, मुझे नहीं लगता कि विश्व के मानचित्र पर इतनी ज़्यादा तरक्की, इतनी फास्ट तरक्की किसी और शहर ने भी की हो। जी। मैं क्योंकि इस शहर में ही पैदा हुआ हूँ, तो मैंने इस शहर के बदलते हुए रूपों को देखा है। जी। और जो आज का विषय आपने उठाया है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हम सब लोग पर्यावरण को लेके अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं। जी। हर व्यक्ति इसको लेके चिंतित रहता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इसको सुधारने में कुछ नहीं होता है। जी। ये दुर्भाग्य की बात है। अब हम दूसरी बात करें कि सरकारों की, तो सरकारों का जो मुझे रुख नजर आता है वो ऐसा है कि जैसे काम मत करो, काम का फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो। जी। तो धरातल पर आपको कुछ ऐसा नहीं होता नजर आएगा कि पर्यावरण के सुधार के लिए काम हो रहा है। जी, सबसे पहला फेवरेट काम है सरकार का कि किसी भी चीज पर बैन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। जी। क्योंकि जब प्रतिबंध लगेगा तो आम नागरिक उस प्रतिबंध को तोड़ेगा तो सरकार चालान करेगी तो सरकार के पास पैसा जाएगा। अगर सरकार के पास पैसा नहीं जाता है तो जो अथॉरिटी चालान कर रही है उसकी जेब में पैसा जाएगा। जी। तो कमियों में भी अवसर खोज लेते हैं। आप रात को ठीक ठाक सोए हो, सुबह पता लगा जी ग्रैप 3 लग गया, आपकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। जिस गाड़ी में आप जा रहे हो आप उस गाड़ी में जा नहीं सकते। इस ग्रैप के नाम पर इतना बड़ा परपंच मचा हुआ है एनसीआर के अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। आप नई गाड़ी लाए हो, कह रहे हो जी तो इस मापदंड को पास किए हुए नहीं है, तो आपका चालान कटेगा। चालान कितना कटेगा? 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। अच्छा, दुर्भाग्य से क्या होता है कि 4-5 दिन वो एक्सरसाइज करते हैं तो पर्यावरण किन्हीं और कारणों से, किसी और कारणों से ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत सुधर जाता है। तो वो सब उनको ये वहम हो जाता है कि क्योंकि हमने ग्रैप लगाया था इस वजह से एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी स्टडीज से, बहुत सारी रिसर्च से ये प्रूफ हो गया है कि एनसीआर की वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के कण हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं। जी। अब आप बताइए कि आज जो पर्यावरण के जो वो मापदंड है वो बहुत ज्यादा है, खतरनाक लेवल से ऊपर है। रात को बारिश आ जाती है और हवा चल जाती है तो वो सुबह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो क्या इससे सीधा क्या गाड़ी जो चल रही है उसके साइलेंसर पे उस पानी का असर पड़ता है? नहीं। जनरेटर के साइलेंसर पे पड़ता है? नहीं। सिर्फ एक ही चीज पे असर पड़ता है, वो पड़ता है मट्टी पर, जो मट्टी सारी गली में घूम रही है। 2.5 पार्टिकुलर्स जो हैं वो है ही धूल के कण है। लेकिन सरकार कभी भी ऐसा काम नहीं करती कि वो धूल के कण को कम करने का कोई प्रयास किया हो। सरकार ने, एनसीआर की किसी भी सरकार ने, किसी भी लोकल बॉडी ने नहीं किया। मैं शरद जी आपकी बात रोकना चाहूंगा
कि सरकार को मैंने प्रयास करते हुए देखा है, कई बार पेड़ों पे पानी डालने के लिए सिर्फ सिविल लाइंस में जहाँ अधिकारी रहते हैं वहाँ पानी, पेड़ों पे पानी छिड़का जाता है, वो फुहारे चलाए जाते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ वो अधिकारियों को दिखावे के लिए, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, उससे भी कम है। नहीं, उस एरिया से आगे बढ़ते भी नहीं। तो लगभग गुड़गांव में अभी किसी कार्यक्रम में मुझे किसी अधिकारी ने बताया था कि 10 करोड़ लीटर पानी रोजाना एसटीपी का निकलता है जी। अगर उसको गुड़गांव में छिड़काव किया जाए तो वो सारे को छिड़काव करने से ही इसका धूल कण कम हो जाएंगे। दूसरी बात, आज तक सरकारों ने चालान के जरिए से, और जैसे दिल्ली में कोई कमर्शियल ट्रक जाता है तो आई थिंक 2500 रुपये या कितना सिंगल एंट्री टैक्स लेते हैं वो, जो ग्रीन टैक्स है जी। आप एक राशि से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं, वो लगभग 70-80 लाख रुपए की गाड़ी से ऊपर खरीदते हैं तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। जी जी। तो आप टैक्स लेने के बहाने ढूंढते रहते हैं, टैक्स लेने के आपको मौके चाहिए, लेकिन वो ग्रीन, मेरा ये मानना है कि जो ग्रीन टैक्स के नाम पर आपने पैसा इकट्ठा किया, या ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 और 5 के ऊपर जो आपने चालान के पैसा इकट्ठा किया, वो विशुद्ध रूप से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पर्यावरण के सुधार में लगना चाहिए, और पब्लिक डोमेन पे सरकार इस बात को बताए कि हमने इतना पैसा खर्च किया है और इतना पैसा बिल्कुल अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं, जो यार तुम हमारे से वसूल कर रहे हो ना उसी को लगा दो उसका। शरद जी, आप एक फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, इन्वायरमेंट इंटरनेशनल एंड आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के, तो आप क्या सुझाव देते हैं कि जैसे हम अक्टूबर का महीना शुरू होते ही हमारे माथे, हमारी पेशानी पे चिंताओं की लहरें आ जाती हैं कि बच्चे कैसे सांस लेंगे, बुजुर्ग कैसे सांस लेंगे, अब तो युवाओं के लिए भी दिक्कत होगी। तो वो जो टाइम होता है 3 या 4 महीने का, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, जिसमें हमारी पेशानी पे चिंताएं होती हैं, तो उसके लिए अब सजेस्ट क्या करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि मेरा मानना है कि पराली एक पार्टिकुलर तो हो सकता है, एक तत्व तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ पराली से कुछ नहीं है। तो हमारे खासकर एनसीआर में, एनसीआर से बाहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आखिर ऐसे कौन से चीजें, कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे कि जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो सबसे पहले तो सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। गुड़गांव में मेहरौली रोड पर आई थिंक रोटरी और जीएमडीए के कोलैबोरेशन से इन्होंने एयर फिल्टर लगाए जी। बड़ा अच्छा लगा कि यार सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, हवा को खींचेंगे, धूल को निकालेंगे, बाहर करेंगे जी। वो मैं क्योंकि रोजाना निकलता हूँ और थोड़ा सा चारों तरफ विजिलेंट रहने की मेरी आदत है, स्वभाव है मेरा जी। मैंने देखा कि 3-4 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, वो चले ही नहीं, ऑन ही नहीं हुए। अब उनमें से आहिस्ता आहिस्ता कुछ चोरी हो गए हैं या कुछ निकल गए हैं, वो चले नहीं। ये एक उदाहरण है। अब हम अक्सर चर्चा करते हैं धूल कण को कम करने के लिए कि सुपर सेक्शन मशीनें लगाई जाए जी। मुझे याद है कोई आज से 7 साल पहले एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे टीएल सत्यप्रकाश, उनके बाद उनको कारपोरेशन का चार्ज भी आ गया था। तो जब कारपोरेशन कमिश्नर और दोनों चार्ज हुए तो उन्होंने कुछ मशीनें किराए पर ली थी जो चलती हुई दिखती थी शहर में कि वो डस्ट को उठा रही है, लेकिन उसके बाद अब मुझे नहीं दिखाई देती कोई। नहीं, वो इसका इलाज ही सिर्फ सुपर सेक्शन मशीन है कि वो धूल को वो उठा सकती है। वो तो कई बार क्योंकि वो जीपीएस सिस्टम से लैस होती हैं, अभी भी कई बार रात को दिख जाती हैं, लेकिन वो बस चल रही होती है, उसमें ब्रशिंग नहीं हो रही। नहीं, ब्रशिंग नहीं हो रही। तो हाँ, कोई आदमी, वो तो सारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। जी जी, ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम है। आदमी खुद क्या ध्यान रखे कि जिससे उसको लगे कि इस वातावरण से बच सके, या ऐसी कुछ सावधानी आपको लगती हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंटल भी हैं, लवर भी हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें भी पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी क्या होना चाहिए? तो सबसे जरूरी चीज है कि धूल को कहीं ना जमने दें। अगर हमारे आसपास मान लो ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है कि भाई कच्चा है ही, वो तो बहुत बड़ा है, सरकार कर नहीं रही है लेकिन कच्चा है, तो हमारे घर में कुछ पानी ऐसा वेस्ट होता है जो हम एक तरह से उसकी वेस्टेज हम क्रिमिनल के लेवल तक करते हैं। नंबर 1, जब आरओ का पानी जो हम निकलता है हमारे से साफ होके, तो जितना आरओ का पानी साफ होके निकलता है उससे ज्यादा पानी वो आरओ वेस्ट निकालता है। जी बिल्कुल। दूसरा,
हम जो कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में जो पानी होता है हमारा, जी वो पानी हम नाली में बहा देते हैं। जी। हम उस पानी को क्यों ना इकट्ठा कर लें, आरओ के पानी को क्यों ना इकट्ठा कर लें। और अब गर्मियाँ आने वाली है, एयर कंडीशन के अंदर से जो पानी है उसको क्यों ना इकट्ठा कर लें। एक और सर्दियों में मैं आपको बताता हूँ कि हम गीजर के पानी को, शावर को ऑन करते हैं, जी। गीजर का पानी आने में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कभी कभी 5 मिनट भी लेता है। तो उस पानी को हमारी अक्सर 99.9% लोग उसको वेस्ट करते हैं। उसको हम किसी बाल्टी में इकट्ठा कर सकते हैं। और ये वाला जो सारा पानी है, इसको हम जो हमारे घर के बाहर कच्चा है उसके अंदर रेगुलर तौर पर हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये पानी को मट्टी को कम करने की बात हो गई। जी, पानी बचेगा तो उसे हम छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव के रूप में इस्तेमाल, जैसे धूल के कणों को नीचे। इन दिनों में एक हमारे यहाँ एनसीआर में गुड़गांव के आसपास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर सक्रिय हैं। तो निस्संदेह कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो धूल के कण भी उड़ते हैं। तो उनके लिए रेगुलेटरी करना, जैसे कि अब ग्रीन ट्रिब्यूनल समय समय पर आदेश करता रहता है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, ग्रेप 3 लग जाना है या ग्रेप 4 लग जाना, तो क्या यही समाधान है हमारे पास? नहीं, देखो तो इसमें 2 चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि प्रतिबंध लगाना और चालान करना कोई समाधान नहीं है जी। उनको एजुकेट करना कि भाई, अब मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है, मेदांता के आसपास में वो 13 एकड़ के अंदर अपना ऑफिस बना रही है। आप कभी भी चले जाओ 12 महीने, और इतनी बड़ी कंपनी है, वो फर्नीचर में काम करती है, कभी उसके चारों तरफ चले जाओ आपको धूल मिलेगी, हमेशा हमेशा उसके चारों तरफ धूल मिलेगी। और बड़े से बड़ा आला अधिकारी वहां से निकलते हैं। फिर आप सेक्टर 67 के आसपास में इन्होंने आरएमसी के प्लांट लगाए हुए हैं, रेडी मिक्सिंग जो। जी जी। अब वो जो आरएमसी का जो चलता है ट्रक, वो थोड़ा बहुत गिरता हुआ उसमें से वो रोड़ी निकलती चलती है। फिर जब दूसरे वाला जो आ रहा है तो वो उसको रेत बना रहा है। वो आप वहां से दिन में नहीं निकल सकते, रात में नहीं निकल सकते, इतना धूल होती है वहां पर। नौरंगपुर में भी है, सेक्टर 67 के अंदर भी है। मैंने उनकी वीडियो बना के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इनको सबको दी। लेकिन अधिकारियों को थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, उनको प्रशासन, लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, और अगर फिर भी नहीं मानते तो पेनलाइज भी करना पड़ेगा। देखिए शरद जी, हमारे आजकल एनसीआर में, गुड़गांव में बहुत बड़ी चर्चा है, जंगल सफारी को लेकर बहुत बड़ी बात हो रही है। और वो जंगल सफारी अरावली में प्रपोज्ड है, सरकार इसको लेकर बहुत उत्साहित है कि जंगल सफारी पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जंगल सफारी आने से पर्यावरण में कोई मदद मिलेगी या नुकसान होगा? देखो, अगर विशुद्ध रूप से पर्यावरण की बात करें तो सॉरी, मुझे लगता है कि उसमें लोगों का आना जाना ही बढ़ेगा। जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है जी, पेड़ ना कटे, लोगों का आना जाना एक सीमित तौर से नियंत्रित रहे। और जो आज क्या है कि पूरे अरावली में सिर्फ और सिर्फ कीकर के पेड़ हैं। और कीकर, कई बार ऐसा, ये बहुत सारे सर्वे हुए हैं, स्टडीज हुई है कि कीकर के पेड़ का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, उससे अस्थमा भी होता है। और हमारे पुरानी कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होगा। हाँ, तो आप बबूल बो रहे हैं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां अगर अच्छा कोई चीज डेवलप होगी तो निश्चित तौर पे गुड़गांव को फायदा होगा, गुड़गांव का पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग आएंगे भी। और जिस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि विश्व स्तर का उसको सफारी बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर गुड़गांव को फायदा होगा। क्योंकि बहस छिड़ गई है, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए इस जंगल सफारी को लेकर कि उनका मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो एज एक इन्वायरमेंटलिस्ट इसमें मैं ये सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पूरी जो इसकी डीपीआर बनेगी वो पब्लिक करनी चाहिए कि हम इतने पेड़ काटेंगे और इतने 1000 पेड़ लगाएंगे और इस तरह के पेड़ लगाएंगे। और जो हमारे ट्रैक बनेगा अंदर सफारी का, उसमें पेड़ों को ना के मुकाबले काटा जाएगा या कि नहीं काटा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। पर्यावरण से जो संबंधित लोग होते हैं उनको 2 ही चीज की चिंता रहती है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, और वहां पर प्लास्टिक एक शरद जी, एक बात और, क्योंकि हम अरावली से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो जहां अरावली के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान की बात देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पिछले दिनों में कई
ऐसे एपिसोड हुए हैं कि जो टाइगर चीते हैं जो वो निकल कर आबादी में भी लेपर्ड आते हैं हमारे लेपर्ड यहाँ आते से। हैं, तो वो मेरे ख्याल से राजस्थान से निकल के कई गांवों में भी पहुंच गए हैं। मेवात के कई गांवों में लेपर्ड दिखाई दिए। तो वो जो वाइल्ड लाइफ है वो अचानक आबादी की तरफ बढ़नी शुरू होगी, ये चिंता का विषय नहीं? नहीं, आप इसको अदरवाइज बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ आबादी की तरफ बढ़ने नहीं शुरू हो गई है, आबादी वाइल्ड लाइफ की तरफ जा रही है। पहले तो सारा जंगल उन्हीं का ही था ना जी, जंगल उन्हीं का था, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो वो आबादी वो आबादी की तरफ आ रहे हैं। हाँ। देखिए, हमने जो विकास किया ना, तो उनका ध्यान ही नहीं रखा है जी। मनुष्य ने ये समझा कि तू सबसे सर्वोत्तम है तो तेरा हक सब चीज पर है। अब ये इधर की फरीदाबाद की यहाँ से कुछ गांव हैं, वहां से वो लेपर्ड कई बार आते हैं और उनका नेचुरल एक वो है, गर्मी में, अभी गर्मी में ये घटनाएं ज्यादा होंगी जी। क्योंकि वहां जो छोटे मोटे नेचुरल पॉन्ड हैं उनमें पानी सूख जाएगा, वो बेचारे पानी की तलाश में इधर उधर आते रहते हैं। अब वो उनका नेचुरल एक रास्ता बना हुआ है कि वो इधर से निकल के मानेसर की तरफ जाके, मानेसर के पीछे जो पहाड़ है उनमें जाते हैं। बीच में आ गया हाईवे, अब हाईवे पे इस बात का ध्यान नहीं रखा गया यहाँ से लेपर्ड भी निकलेगा। अब कभी कभी आप देहरादून जाएं तो देखना नेशनल हाईवे बिल्कुल सीधा चल रहा है और एकदम उसको उठा के और उसके नीचे से टनल बना दी गई है ऐसे पार करने। तो मैंने कहा यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ना पानी भी नहीं आ रहा है, तो क्यों इन्होंने टनल बनाई? तो मुझे वहां बताया कि जी ये हाथियों का नेचुरल रास्ता है, वो इधर से यहाँ से निकलते हैं और झुंड में निकलते हैं, तो NHAI ने उसका ध्यान रखा वहां पर। अभी नहीं रख रहे हैं, रखा पहले ध्यान, तो वो सब ये चीजों के वो है। अगर कोई अच्छी चीज डेवलप करी जाएगी, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं, तो वन्य जीवन प्राणियों को बहुत फायदा होगा। एटलीस्ट जब हम उनको देखेंगे तो हमें पता लगेगा उनकी कितनी दुर्दशा है, तो उस कुछ ना कुछ तो उनके लिए प्रयास करेंगे। शरद जी, जिन चीजों की तलाश में वाइल्ड लाइफ आबादी की तरफ आती है, अगर उन्हें वहीं मुहैया करा दिया जाए, तो चाहे वो पानी हो या, तो बिल्कुल औपचारिकता के तौर पर तो सरकारें ये काम करती हैं, वन विभाग है, ये सरकारों ये काम करती हैं। हर साल इसमें टैंकरों का भी टेंडर होता है, हर साल इसमें पेड़ डालने का भी टेंडर होता है, मतलब खेल होता है। खेल होता है, वो बिल्कुल ही खेल होता है, क्योंकि टैंकर एक ऐसी चीज है, अब जुलाई के महीने में आपने 10 टैंकर डाले हैं या 100 डाले हैं, कोई पता नहीं चलेगा, कोई उसको देखने नहीं जा रहा, जो देखने जा रहा है वो भी ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने बातचीत की उसमें निकल के आया कि जंगल सफारी अगर एक मर्यादित तरीके से बनाई जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर खाली जंगल सफारी एंटरटेनमेंट के लिए बनानी है या बनाने के लिए बनानी है तो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर उसको गंभीरता से बनाया जाएगा तो देखिए उसमें हम एक बार तो जानवरों को ला कर डाल देंगे, फिर उसके बाद तो उनको सरवाइव करने के लिए उनकी जो चीजें उनको जरूरत होती है वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, तो वो पानी का वहां ध्यान रखेंगे, पॉन्ड बनाएंगे, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाएंगे, और कीकर को यहाँ से निकालना पड़ेगा हमारे को। कीकर को 10-10 एकड़ के टुकड़े, 5-5 एकड़ के टुकड़े NGOs को दिए जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को दिए जा सकते हैं। कीकर सफाई करके यहाँ पर पीपल लगाया जाए, नीम लगाया जाए। मेरे ख्याल से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अब से 2 डेकेड्स पहले, लगभग 20 साल पहले, जापान सरकार के तहत अरावली प्रोजेक्ट को हरा भरा करने के लिए बहुत बड़ी योजना आई थी, बहुत पैसा भी आया था और उस वक्त लीपापोती भी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर आपको दिखाई देता है कि ऐसे? नहीं, वो नहीं होता है इस तरह। तो मैं वही जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गंभीर होना आवश्यक है, सरकारी तंत्र को नहीं, आम आदमी को भी गंभीर होना आवश्यक है। हम क्या करते हैं, अभी बारिशों का सीजन शुरू हो जाएगा जी, अब वन महोत्सव बना रहे हैं, सेक्टर फलां वाले वन महोत्सव बना रहे हैं। एक इतना सा पेड़ लिया और 20 आदमी उसको हाथ लगाएंगे और उसको लगा देंगे, उसकी फोटो डाली, व्हाट्सएप पे डाल दी, बस प्रचार करना है, काम नहीं करना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फोटो डालो, अच्छी बात है, तुमने एक पेड़ लगाया, बहुत बड़ा काम किया जी। उसको 15 दिन बाद तो देख लो, उसको 6 महीने बाद तो उस पेड़ को देख लो, उस बेचारे का क्या हुआ, जिया या मरा, क्या हुआ, उसको देखना भी जरूरी है जी। पेड़ों को लगाना जितना आवश्यक है, पेड़ों को संभालना उससे बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, ये तो आपके रेशो रेट पे डिपेंड करता है कि कितने पेड़ लगाए, कितने सरवाइव कर गए। और मुझे लगता है कि जहाँ जिस एनवायरनमेंट के आसपास हम जी रहे हैं,
जहाँ रह रहे हैं वहाँ सर्वाइवल रेट ना के नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी रात को आएगा कचरा डाल जाएगा उसमें, वो पेड़ 2 दिन के अंदर मर जाएगा बेचारा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सफाई व्यवस्था पे बहुत जोर देते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आपको लगता है कि शहर की सफाई किस लेवल की है? शहर में, गुड़गांव में लगभग 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं, ठेके वेके वालों को मिला लो। जी जी। और आपको जगह जगह कोई ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो बहुत शर्मनाक स्थिति है इस शहर की, कम से कम 50 जगह आपको कचरे का ढेर मिलेगा और उसको गाय खाती मिलेगी। ये दृश्य गुड़गांव में कम से कम 200 फोटो तो मेरे पास हैं अलग अलग स्थानों की। बहुत मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने ये कहा है कि भाई इसमें कुछ मत करो आप, ना तो कचरे को हटा सकते हो ना गाय को हटा सकते हो। अब कचरा जहां डल रहा है वहां डाला रहने दो। इसके चारों तरफ जर्सी बैरियर लगा दो, जो सीमेंट का बैरियर होता है, जो ट्रैफिक वाले लगाते हैं, ताकि गाय वहां ना जा सके और कचरा आम आदमी को ना दिखे। अब आप बताइए नुरुल्लाह सर, ये कितना बड़ा काम है? कोई काम नहीं। मैंने तो उनको यहाँ तक भी ऑफर दिए पत्रों के माध्यम से कि मैं एनजीओ को इकट्ठा कर दूंगा, वो लगा देंगी। तो आप जो ऑफर दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, तो अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली निकल जाएगी। नहीं, उससे कम से कम गाय नहीं खाएगी उस कचरे को। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, कचरा वहीं गिरे। ये कचरे को उठा दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठाते हैं तो कचरे को थोड़ा छुपा दें और गाय ना जाए वहां पे। हम गौ माता की प्रेम की बात करते हैं और गाय खाती तो बड़ा बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। आज हमने इस एपिसोड में पर्यावरणविद शरद गोयल से खुलकर चर्चा की कई टॉपिक्स पर, और लबोलबाब निकल के आया कि ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन देगा कौन? क्योंकि सदियों से, मैं काफ़ी समय से, बहुत सालों से इसी शहर में रह रहा हूँ, और हर बार प्रशासन से गुहार लगाई जाती है कि वो इन चीज़ों को ठीक करे, लेकिन कितना ठीक होता है ये दर्शकों में आप पर छोड़ता हूँ, और कितनी इस चीज़ों का फर्क पड़ता है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और शरद गोयल जी से किसी और अन्य टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, BSN के स्टूडियो में, और अगले पॉडकास्ट में फिर आपके साथ BSN की टीम हाजिर होगी। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा? आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।